हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके यूपी टेट सी टेट एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ऑप्शन ए टे, बी गे, सी जय या डी में। अब देखिए आपसे पूछा क्या है भाई, तालु यानी कि तालव्य जो वर्ण होते हैं वो कौन सा है, इसमें से ये पूछा आपसे। तो तालु वर्ण कौन सा होता है? जो आपका च वर्ग होता है, जो आपके पास सभी को पता होगा 5 वर्ग होते हैं, क च टे ते और पे। ये आपके 5 वर्ग होते हैं, पांचों में 5-5 व्यंजन होते हैं, है ना। तो ये 5 वर्ग जो होते हैं, पे आपका क वर्ग कंठ से होता है, च वर्ग तालु से होता है, टे वर्ग मूर्धा से होता है, ते वर्ग आपका दंत्य होता है और पे वर्ग ओष्ठ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा। तो अब देखिए तालु कौन सा वर्ण होता है भाई? च वर्ग का। ठीक है, तालु से जो च वर्ग में 5 के 5 वर्ण आते हैं वो तालु वर्ण होते हैं, तालु से बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं। तो वही देखना आपको। तो च वर्ग में जो आने वाले 5 वर्ण हैं उनमें से यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ज जो है ये च वर्ग में आता है, बिल्कुल, है ना। तो ज आपका च वर्ग में आता है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका क्या सही हुआ यहाँ पर? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता है? यानी कि इनमें से किस से, सॉरी, इनमें से ये पूछा आपसे, जो वर्ण दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिससे कभी भी कोई शब्द का आरंभ नहीं होता? ऑप्शन ए फ, बी ण, डी सी डे या डी जय। अब देखिए आपसे पूछा है कोई भी जो वर्ण ऐसा कौन सा है जिससे कोई भी शब्द का आरंभ नहीं होता, शब्द के बीच में प्रयुक्त होता है वो बीच में बाद में, लेकिन आरंभ नहीं होता है। तो वो वर्ण कौन सा है? वो है आपका ये अण वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप लिखते हैं जैसे सड़क लिखते हैं, सड़क, है ना। तो ये आपका यूज हुआ बीच में, लेकिन इससे स्टार्ट होने वाला जैसे डक डक, ये कोई ऐसे कोई वर्ड नहीं है कि जो आपका डे जो है ये अण खाली जो बोलते थे इसको, इससे स्टार्ट होता हो, ऐसा कोई वर्ण नहीं है। ये आपका बीच में प्रयुक्त होता है, बाद में भी होता है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं होती इससे किसी भी शब्द की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हुआ हमारा? सही जवाब बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए अधीन, बी अधीन, सी आधीन या डी आधीन। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है आधीन की, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? वो होगी अधीन। क्या होगी फ्रेंड्स? अधीन। ये आपका अधीन जो शब्द होता है बिल्कुल सही वर्तनी होती है, जबकि ये बाकी गलत लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निष्काम का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए निस प्लस काम, बी निहि धन काम, सी निस प्लस काम या डी निस प्लस काम। तो देखिए निष्काम शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होगा आपका निहि धन काम। यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी फ्रेंड्स? विसर्ग संधि। निहि धन काम मिलकर के आपका बनेगा निष्काम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वीणा पाणी शब्द में समास होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या डी द्विगु। तो देखिए वीणा पाणी शब्द जो है इसका अर्थ निकलता है किसी तीसरे अर्थ में, जो अर्थ किसी तीसरे की ओर इशारा करता है। वीणा पाणी, भाई वीणा पाणी किसको बोलते हैं? माँ सरस्वती को बोलते हैं, है ना। तो ये आपका तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, तीसरे व्यक्ति या विशेष वस्तु की ओर। तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां होता है आपका बहुव्रीहि समास, जो अपना अर्थ ना देकर के किसी अन्य की ओर इशारा करे, वो आपका वहां आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए कुकुर, बी कुत्ता, सी पिल्ला या डी कुकुर। तो देखिए तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द इसमें से कुकुर है। कुकुर कुत्ते को बोलते हैं, तो ये कुकुर जो है ये यहाँ पर तत्सम शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए समीचीन, बी अर्वाचीन, सी प्राचीन या डी समसामयिक। तो देखिए आधुनिक मतलब आजकल का जो युग चल रहा है आधुनिक युग है ना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा भाई प्राचीन। प्राचीन काल में बोलते हैं ना, प्राचीन काल में एक राजा रहता था, तो वो आपका उसका विलोम हो जाएगा आधुनिक का प्राचीन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से पंडित का पर्यायवाची शब्द है? अब पंडित शब्द जो है इसका पर्यायवाची बताना आपको। ऑप्शन ए अज्ञानी, बी विद्वान, सी विदूषक या डी मूर्ख। तो देखिए पंडित जो होता है वो विद्वान व्यक्ति होता है, तो उसका पर्यायवाची क्या होता है? विद्वान। जो विद्वान है ये पंडित का पर्यायवाची होगा। यहाँ पर बिल्कुल बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ पाते हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए सखा, बी बादल, सी सूर्य या डी दोस्त। अब इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो मित्र का अर्थ नहीं देता है? तो वो नहीं देता आपका, क्या नहीं देता भाई? बादल। जो ऑप्शन नंबर बी है ये मित्र का अर्थ नहीं देता है, जबकि सखा जो है ये भी मित्र का अर्थ देता है, सूर्य भी मित्र को बोलते हैं, दोस्त भी मित्र को बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ यहाँ पर? बी राइट हुआ। जो बादल है ये मित्र का अर्थ नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अंडे से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अजन्मा, बी अंदजा, सी अंडज या डी अंडा। अब देखिए अंडे से जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं भाई? एक शब्द में अंडज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडज। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज बोला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए हाथी, बी सांप, सी पर्वत या डी वाणी। तो देखिए नाग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है इनमें से? तो वो नहीं है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी वाणी। जो वाणी शब्द है ये नाग का अनेकार्थी नहीं होता है, जबकि हाथी, सांप, पर्वत ये सभी नाग के अनेकार्थी होते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही जवाब हुआ यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी वाणी जो अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चतुर शब्द का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए चतुर्थ, बी मंद, सी चरम या डी चालाक। तो देखिए चतुर व्यक्ति आप बोलते हैं ना भाई बहुत ही चतुर व्यक्ति है, तो चालाक व्यक्ति है, तो उसका समानार्थी क्या होगा भाई? चालाक। चतुर का समानार्थी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चालाक हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हवास हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उड़ना, बी महत्वहीन हो जाना, सी तेज दौड़ना या डी भाग जाना। हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो होगा आपका भाग जाना। भाई एक तरह से बोलते हैं ना हवा हो गया, वो तो हवा हो गया, मतलब वो भाग गया एक बहुत जल्दी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मजदूर, बी यश, सी शत्रुता या डी सेना। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? जो कोई शब्द है जो किसी एक विशेष जाति को प्रेजेंट करता है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है वहाँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो मजदूर शब्द है, ये मजदूर जो है ये पूरे एक मजदूर जो होते हैं, मजदूर जाति होती है एक, मतलब एक तरह के जाति को प्रेजेंट कर रहा है। मजदूर शब्द सभी मजदूरों का आ गया इसमें। मजदूर मतलब जो भी मजदूरी करते हैं सभी आ गए, तो उसमें एक जाति को प्रेजेंट कर दिया इसने मजदूर शब्द ने। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या हो गया भाई? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यश, यश जो है यश किस में आता है भाई? एक तरह से अगर ये देखिए नाम है यहाँ पर किसी का यश तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर नाम नहीं है तो ये जैसे वो बोलते हैं ना यश कीर्तिमान वो जो होता है, तो उसमें ये भाववाचक में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। शत्रुता ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। सेना आपकी समूहवाचक होगी, क्योंकि समूह में रहती है सेना। भाई सभी सैनिकों, सेनापति और इन सभी को मिला करके सेना बनती है, तो समूह होता है एक सेना का, तो वो समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा मजदूर थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए आशा, बी आज्ञा, सी गरिमा या डी सागर। अब पुल्लिंग शब्द छांटना है। तो देखिए जो भी शब्द दिए होते हैं उनको वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए आप। आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अगर बोध जैसा भी बोध हो रहा है तो वो आपका पता लग जाता है कि भाई ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब देखिए आशा, कभी उसकी आशा टूट गई, किसका बोध हुआ भाई? किसका बोध हुआ? स्त्रीलिंग का बोध हुआ। ठीक है। आज्ञा, उसकी आज्ञा नहीं मानी, ऐसे तो नहीं बोलते आज्ञा नहीं माना, आज्ञा मानी, आज्ञा मान ली गई है ना, आज्ञा दे दी गई, आज्ञा मैंने उसको आज्ञा दी, तो ये क्या किसका बोध हुआ? स्त्रीलिंग का। गरिमा, अब वह उसकी गरिमा को ठेस पहुंच गई, तो किसका बोध हुआ? यहाँ पर भी स्त्रीलिंग का हुआ। लेकिन जो सागर शब्द है, सागर शब्द आपका पुल्लिंग शब्द होता है कि सागर बहुत विशाल है ना, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का बोध हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पिता, बी उस, सी वधु या डी जनता। आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जो हमेशा एक वचन एक वचन में ही रहता है ना, वो एक वचन में ही रहता है, तो उसका बहुवचन नहीं होता, तो वो है आपका जनता। कौन सा शब्द है भाई? जनता। अब जनता जो शब्द है ये केवल एक हमेशा एक वचन में ही रहता है, इसका बहुवचन नहीं होता। जबकि वधु वधु में हो जाएगा, पिता का पिता है, जो भाई दो पिता हो जाएगा, डबल बहुवचन हो जाएगा। लेकिन जो जनता शब्द है, जनता का जनताओं या जनते या ऐसा नहीं होता, जनता केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होता है हमेशा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक या डी अधिकरण कारक। अब देखिए आपको कारक पता होने के लिए पहले कारक चिन्हों का बोध होना चाहिए। अब देखिए इस सब वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? राम का भाई भरत है, का आया है ना, का आया। अब का कारक चिन्ह कहाँ आता है? का, की, के, ये कहाँ आते हैं? का, की, के कहाँ पर आते हैं भाई ये कारक चिन्ह? ये आते हैं आपके संबंध कारक, क्योंकि ये संबंध बताते हैं। राम का भाई है ना, संबंध बताया, राम का भाई भरत है, संबंध बताया इसमें, तो यहाँ पर संबंध कारक जो हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यह शब्द है, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये क्या है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, बी प्रविशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण या डी गुणवाचक विशेषण। तो देखिए यह घोड़ा, यह क्या बता रहा है? घोड़े की विशेषता है एक तरह से भाई, यह घोड़ा स्पेशली यही घोड़ा है, यह घोड़ा है ना, तो यह जो है इसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ, घोड़े के स्थान पर, और उसकी विशेषता भी बता रहा, तो उसका संज्ञा के स्थान पर हुआ तो सर्वनाम हुआ, और विशेषता बता रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा भाई फ्रेंड्स? सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मोहन सोता है, बी राम खेलता है, सी राम क्रिकेट खेलता है या डी सीता गाती है। अब देखिए आपको पूछा है कर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि जो सकर्मक क्रिया होगी, सीधी सी बात है। तो किस एक में सकर्मक क्रिया है इसमें? तो वो है आपकी राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, कर्म उपलब्ध है यहाँ पर, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि राम सोता है, मोहन सोता है, राम खेलता है, सीता गाती है, वह नहाता है, तो ये उसमें आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाए अकर्मक क्रिया, वहां पर कर्म नहीं होता है, तो उनमें अकर्मक क्रिया। जबकि हमसे पूछा था अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये उदाहरण अकर्मक का नहीं है, ये आपका सकर्मक का है, तो इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उत, बी उद, सी उ या डी उता। अब देखिए उत्थान शब्द में जो उपसर्ग है वो है आपका उत, ये आपका उत प्लस थान मिलकर के आपका बनता है उत्थान। क्या बनेगा भाई? उत्थान। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।